दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है, चाहे वो एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, एक्सिस बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, यूको बैंक में हो, या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता हो या किसी भी सरकारी बैंक में खाता हो, तो ये वीडियो बीच में मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये बात पता नहीं चली तो कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस सीधे आपके घर तक पहुंच सकता है। सोचो, आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा कर रहे हो और अचानक एक दिन आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस बुलाया गया है। ये सुनकर ही पसीना छूट जाता है ना दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नए नियम पता ही नहीं होते। चाहे दोस्तों आप अपने खाते में 1,000 जमा करते हो, 2,000 रुपये जमा करते हो, 5,000 करते हो, 10,000 करते हो, 20, 30, 40, यानी जितने भी जमा करते हो, इनकम टैक्स का नोटिस आपको भी मिल सकता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्योंकि तो दोस्तों आज मैं आपको एक एक करके वो सारे नियम बताऊंगा जो अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं, ताकि आप बिना डरे, बिना टेंशन के अपना अकाउंट चला सके। तो सबसे पहला और जो सबसे ज़रूरी नियम है वो ये है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हो। दोस्तों चाहे आपके एक अकाउंट हो, दो अकाउंट हो या अलग अलग बैंकों में अकाउंट हो, ठीक है, अगर आपके सारे अकाउंट को मिलाकर कैश डिपॉजिट 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है तो बैंक अपने आप ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसे कहते हैं हम एसएफटी, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कोई नोटिस नहीं है, बस एक ऑटोमेटिक जानकारी होती है जो सिस्टम सीधे डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है कि ये बंदा 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी इनकम कम दिखाई गई है और आपके अकाउंट में इतना बड़ा कैश आ रहा है तो सवाल आपसे जरूर पूछेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं अगले नियम की कि हम एक दिन में कितना कैश जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, एक दिन के लिए कोई फिक्स लिमिट कानून में नहीं है, लेकिन एक नियम याद रखो, अगर आप एक बार में 50,000 या उससे ज़्यादा का कैश जमा कर रहे हो तो आपको अपना पैन कार्ड देना ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 भरना पड़ता है। ये नियम बहुत लोग नहीं जानते और बैंक में जाकर फिर परेशान हो जाते हैं। तो याद रखिए, 50,000 से ऊपर जमा करने जाओ तो मतलब पैन कार्ड जरूर लेकर जाओ। अब एक छोटे से एग्जाम्पल समझो। मान लो रमेश लाल जी है, वो एक छोटे किराना के दुकानदार है। रमेश लाल जी हर दिन दुकान से जो कैश आता है वो बैंक में जमा करते हैं। एक दिन में वो 40,000 जमा करते हैं, दूसरे दिन वो 35,000 जमा करते हैं, तीसरे दिन 45,000 जमा करते हैं। ऐसा करते करते कुछ ही हफ्तों में उनका टोटल कैश डिपॉजिट 10 लाख के पार चला जाता है। अब चूंकि रमेश लाल जी का तो बिजनेस असली है और उनके पास बिल भी है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें आईटीआर में इस इनकम को सही से दिखाना होगा। दोस्तों यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कैश तो जमा कर देते हैं लेकिन आईटीआर में उसकी सही जानकारी नहीं देते। तो ध्यान रखिएगा। आगे से बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों आजकल हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरने से कोई टैक्स का कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना, 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरते हो या 10 लाख से ज़्यादा का बिल किसी भी तरीके से भरते हो, चाहे ऑनलाइन हो या कैसे भी, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते और आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल है वो लगातार लाखों में जा रहा है तो सतर्क हो जाओ, आपको नोटिस मिल सकता है कभी भी। अब बात करते हैं एफडी वालों की और रिकरिंग डिपॉजिट की। दोस्तों अगर आप एक साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा की एफडी करते हो या आरडी करवाते हो तो ये भी बैंक की तरफ से रिपोर्ट होता है। और अगर आपने आईटीआर में ब्याज की इनकम नहीं दिखाई, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उस ब्याज को नहीं जोड़ा, तो फॉर्म 26AS और एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये जानकारी पहले से मौजूद होती है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम अब बहुत ही स्मार्ट हो चुका है और अगर आपकी बताई गई इनकम और आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शन में फ़र्क नज़र आता है तो नोटिस आना आप पर लाजमी है। अब मान लीजिए सीमा जी एक टीचर है। सीमा जी की सैलरी बहुत कम है लेकिन उनके अकाउंट में साल भर में 40 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार के बिजनेस के पैसे भी उसी अकाउंट से मैनेज करती है। अब अगर वो आईटीआर में सिर्फ अपनी टीचिंग सैलरी दिखाती है तो डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि बाकी 35-40 लाख कहाँ से आया। इसलिए दोस्तों हमेशा कोशिश करो कि पर्सनल और जो बिजनेस अकाउंट है वे अलग अलग रखो, ठीक है, या फैमिली के जो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए है वे अलग अकाउंट रखो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, समझ गए। अब बात करते हैं टीडीएस की, यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स की। सेक्शन 194N के तहत दोस्तों अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हो और एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश निकालते हो तभी इस पर 2% टीडीएस कटता है। लेकिन अगर आपने पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया है तो ये लिमिट बहुत नीचे आ जाती है।
20 लाख से ज़्यादा कैश निकालने पर 2% और कुछ मामलों में 5% तक टीडीएस कट सकता है। तो दोस्तों अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आपका पैसा निकालते वक्त ही कट सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। दोस्तों अगर आप ज़मीन, घर या कोई और प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कोशिश करो कि पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करो। सेक्शन 269 के तहत 20,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की पेमेंट कैश में करना गैर कानूनी है, इस पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसी तरह सोना खरीदते वक्त भी अगर एक बार में 2 लाख से ज़्यादा आप कैश देते हो तो सेक्शन 269 के तहत पेनल्टी लग सकती है, और वो पेनल्टी उतनी होती है जितना आपने पैसा कैश में दिया है। तो दोस्तों बड़ी खरीदारी में कैश से जितना बचो उतना अच्छा है। अब आखिरी जरूरी बात करते हैं एटीएम से कैश निकालने वालों की। दोस्तों ज़्यादातर बैंकों में एक दिन की मिनिमम जो विड्रॉ लिमिट है वो 10,000 होती है, और मैक्सिमम लिमिट आपके कार्ड टाइप के हिसाब से 1 लाख तक जा सकती है। और ये लिमिट हर बैंक और हर कार्ड के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए अपने बैंक से ज़रूर कंफर्म कर लें, ठीक है। तो दोस्तों यही थे वो जरूरी नियम जो हर सेविंग अकाउंट होल्डर को पता होने चाहिए। ना घबराने की ज़रूरत है, ना डरने की, बस अपनी इनकम सही से दिखाओ, बड़े ट्रांजैक्शन का हिसाब सही रखो और आईटीआर समय पर फाइल करते रहो। ऐसा करने से कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर सेविंग अकाउंट होल्डर तक ये जरूरी जानकारी पहुंचे। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।